नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना वहम और उसका अपना शक होता है। और जब ये शक सनक में बदल जाए तो फिर जो अंजाम सामने आता है वो रूह कंपा देने वाला होता है। आज की कहानी मोहब्बत की निशानी ताज के शहर आगरा की है। लेकिन आज हम ताज की खूबसूरती की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस काले सच की जो आगरा के एक भीड़भाड़ वाले बिजनेस सेंटर संजय प्लेस की एक इमारत में घटा। एक ऐसा कत्ल जिसने पुलिस को भी कई दिनों तक उलझाए रखा। एक ऐसी गुमशुदगी जो महज एक इत्तेफाक लग रही थी, लेकिन जब उसकी परतें खुली तो एक ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या साथ बैठकर काम करने वाला इंसान जो आपके दुख में रो रहा है वही आपका कातिल भी हो सकता है। ये कहानी है मिंकी शर्मा और विनय राजपूत की, और उस खौफनाक 23 जनवरी की रात की। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से। आगरा में एक बेहद मशहूर और व्यस्त इलाका है जिसे लोग संजय प्लेस के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनमें सैकड़ों दफ्तर चल रहे हैं, हजारों लोग काम करते हैं। इन्हीं इमारतों में से एक इमारत में एक कंपनी का दफ्तर था जिसका नाम था दिविशा टेक्नोलॉजीज। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी बल्कि यहाँ इस दफ्तर में, इस यूनिट में कुल जमा 3 लोग काम करते थे। एक बहुत ही छोटी और क्लोजनेट टीम थी। इस टीम की अगुवाई कर रही थी मिंकी शर्मा, जो इस कंपनी की एचआर मैनेजर थीं। मिंकी शर्मा अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल और सुलझी हुई महिला थीं। उनके साथ उनके सहयोगी के तौर पर काम करते थे विनय राजपूत। विनय इस कंपनी में अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देखते थे, और इन दोनों के काम में हाथ बटाने के लिए, फाइलें इधर से उधर करने के लिए और चाय पानी के लिए एक ऑफिस असिस्टेंट यानी एक ऑफिस बॉय भी वहां काम करता था। कुल मिलाकर ये 3 लोगों की एक छोटी सी दुनिया थी। सब कुछ बहुत सामान्य था, कामकाज ठीक चल रहा था। मिंकी और विनय के बीच काम को लेकर एक अच्छा तालमेल था। एक बाहर वाले के लिए ये एक आदर्श ऑफिस का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आकार ले रहा है। वक्त का पहिया घूमता है और तारीख आती है 23 जनवरी। ये सर्दियों का मौसम था। मिंकी शर्मा के घर में खुशियों का माहौल था। वजह ये थी कि मिंकी के भाई की शादी होने वाली थी, और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय परिवारों में शादी का मतलब होता है ढेर सारा काम। एक बहन के तौर पर मिंकी के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। वो पिछले कई दिनों से शादी की तैयारियों में, खरीदारी में और रिश्तेदारों को शादी के कार्ड बांटने में व्यस्त थीं। 23 जनवरी को भी मिंकी इसी काम में उलझी हुई थीं। यही वजह थी कि उस दिन वो दफ्तर काफी देर से पहुंची। घड़ी की सुइयां शाम के तकरीबन 4 बजा रही थीं जब मिंकी शर्मा संजय प्लेस स्थित अपने दफ्तर दिविशा टेक्नोलॉजीज पहुंची। जब मिंकी दफ्तर पहुंची तो वहां का मंजर थोड़ा अलग था। ऑफिस का जो असिस्टेंट था वो जा चुका था। दरअसल मिंकी के आने से पहले विनय राजपूत ने उस लड़के से कहा कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है, मैडम भी अभी तक नहीं आई हैं, तो तुम चाहो तो घर जा सकते हो। विनय की बात मानकर वो लड़का अपने घर चला गया। अब पूरे दफ्तर में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, एक मिंकी शर्मा और दूसरा विनय राजपूत। शाम का वक्त था। मिंकी और विनय के बीच कुछ ऑफिशियल बातों पर चर्चा हुई, कुछ फाइलों का काम निपटाया गया, और फिर शाम ढलने के बाद दफ्तर बंद करने का वक्त हो गया। देखने वालों के लिए, या यूं कहें कि कहानी के इस हिस्से तक, सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों दफ्तर से निकले। विनय अपने घर की तरफ बढ़ा और माना जा रहा था कि मिंकी भी अपने घर की तरफ निकल गई। विनय राजपूत अपने घर पहुंचा। वो जाकर सो गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, विनय के फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। विनय ने नींद में आंखें खोलीं और फोन की स्क्रीन पर देखा। फोन मिंकी शर्मा के घर से आ रहा था। विनय ने फोन उठाया। दूसरी तरफ मिंकी के भाई की आवाज थी, जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने विनय से पूछा कि विनय भाई, क्या मिंकी तुम्हारे साथ है, या क्या वो ऑफिस से निकल चुकी है, क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटी है। विनय ने बहुत ही हैरानी जताते हुए जवाब दिया कि अरे, मिंकी अभी तक घर नहीं पहुंची। हम तो शाम को साथ में ही ऑफिस से निकले थे, दफ्तर बंद हो गया था, उसे तो अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। विनय की बातों में एक बनावटी चिंता थी जिसे उस वक्त कोई नहीं पकड़ सका। मिंकी के घरवाले परेशान थे। भाई की शादी का माहौल था, और ऐसे में घर की बेटी का गायब हो जाना किसी कयामत से कम नहीं था। विनय ने कहा कि आप लोग घबराइए मत, मैं अभी आता हूं। और फिर विनय, एक अच्छे दोस्त और एक जिम्मेदार सहकर्मी का फर्ज निभाते हुए, फौरन मिंकी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर के लोग बहुत परेशान हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। विनय ने भी अपनी परेशानी जाहिर की। उसने कहा कि चलिए, हम उसे ढूंढते हैं, हो सकता है वो कहीं जाम में फंसी हो या किसी दोस्त के घर चली गई हो। पूरी रात मिंकी की तलाश चलती रही। मिंकी के भाई,
परिवार के कुछ और लोग और उनके साथ विनय राजपूत। ये टोली कभी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जाती, ये सोचकर कि शायद वो किसी वजह से शहर से बाहर तो नहीं चली गई। कभी वे लोग एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जाते, ये डरते हुए कि कहीं मिंकी किसी सड़क हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। कभी वे न्यू आगरा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते। विनय हर कदम पर उनके साथ था। वो पुलिस वालों से बात कर रहा था, वो अस्पतालों में पूछताछ कर रहा था, वो मिंकी के घर वालों को ढांढस बंधा रहा था कि चिंता मत करो, मिंकी मिल जाएगी। लेकिन मिंकी नहीं मिली। उसका मोबाइल फोन लगातार नॉट रीचेबल या स्विच्ड ऑफ बता रहा था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार थक हार कर और निराश होकर घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने भी अपनी रस्मी कार्रवाई शुरू की, लेकिन उस वक्त पुलिस को भी यही लगा कि ये एक साधारण गुमशुदगी का मामला है। शायद लड़की कहीं अपनी मर्जी से चली गई हो या कोई और बात हो। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि मिंकी अब इस दुनिया में है ही नहीं। अगला दिन आता है, 24 जनवरी की सुबह। सूरज निकलता है, लेकिन मिंकी के घरवालों के लिए ये सुबह अंधेरा लेकर आई थी। आगरा में यमुना नदी के ऊपर एक पुल है जिसे जवाहर पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की खासियत यह है कि इसके दोनों किनारों पर लोहे की ऊंची ऊंची जालियां लगी हुई हैं। ये जालियां इसलिए लगाई गई हैं ताकि कोई पुल से नीचे नदी में छलांग न लगा सके या फिर लोग नदी में कचरा और पूजा सामग्री फेंककर नदी को प्रदूषित न करें। इसी जवाहर पुल पर जाली के पास कुछ राहगीरों ने एक लावारिस बोरी देखी। बोरी संदिग्ध लग रही थी। उसके पास कुछ गीलापन था, कुछ खून जैसा रिसाव हो रहा था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। आगरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इलाके को घेरा गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और फिर पुलिस ने बहुत ही सावधानी से उस बोरी को खोला। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, वहां मौजूद पुलिस वालों और लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर का नजारा इतना वीभत्स था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बोरी के अंदर एक युवती की लाश थी, लेकिन ये कोई सामान्य लाश नहीं थी। यह एक सिर कटी लाश थी। कातिल ने पहचान छुपाने के लिए लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया था और हैवानियत की हद सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई थी। बोरी में लाश को फिट करने के लिए कातिल ने उस लड़की के दोनों पैर भी काट दिए थे। ये एक बहुत ही बेरहम कत्ल था। लाश को पहले प्लास्टिक के बड़े बड़े गार्बेज बैग्स में लपेटा गया था और फिर उसे बोरी में ठूंसा गया था। पुलिस ने तुरंत मिंकी के परिवार को सूचित किया। उन्हें शिनाख्त के लिए बुलाया गया। मिंकी के घरवाले कांपते कदमों से वहां पहुंचे। चेहरा तो था नहीं, लेकिन कपड़ों से, शरीर की बनावट से और कुछ निशानों से घरवालों ने पहचान लिया कि ये बदनसीब कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी मिंकी शर्मा ही है। वहां चीख पुकार मच गई। जिस घर में शहनाइयां बजने वाली थीं वहां मातम पसर गया। अब तक पुलिस जिसे गुमशुदगी मान रही थी वो अब एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। पुलिस पर दबाव था। कातिल ने बहुत चालाकी दिखाई थी। उसने सिर गायब कर दिया था ताकि लाश की पहचान न हो सके। लेकिन कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो गलती जरूर करता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले पुलिस की शक की सुई उसी दफ्तर पर गई जहां मिंकी आखिरी बार देखी गई थी। पुलिस दिविशा टेक्नोलॉजीज के उस दफ्तर पहुंची। वहां विनय राजपूत मौजूद था, जो अभी भी मिंकी के परिवार के साथ हमदर्दी का नाटक कर रहा था। पुलिस ने दफ्तर का सीसीटीवी फुटेज मांगा, लेकिन यहां पुलिस को एक बड़ा झटका लगा। पता चला कि दफ्तर का सीसीटीवी कैमरा खराब है। विनय और वहां के बाकी स्टाफ ने बताया कि साहब, ये कैमरा तो पिछले कुछ दिनों से काम ही नहीं कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश। पुलिस का माथा ठनका। एक मर्डर होता है और उसी दिन उसी जगह का कैमरा खराब मिलता है। ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने सोचा कि अगर कातिल मिंकी को दफ्तर से ले गया है या उसकी लाश को दफ्तर से बाहर निकाला है तो वो किसी न किसी रास्ते से तो गुजरा होगा। पुलिस ने संजय प्लेस से लेकर जवाहर पुल तक के पूरे रास्ते का नक्शा बनाया। इस रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, चाहे वो दुकानों के हों, चौराहों के हों या ट्रैफिक के, पुलिस ने उन सबको खंगालना शुरू किया। एक बहुत बड़ी टीम इस काम में लगी। सैकड़ों घंटों की फुटेज देखी गई और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ ऐसा दिखा जिसने इस केस की दिशा बदल दी। फुटेज 23 और 24 जनवरी की दरमियानी रात का था। इसमें एक नौजवान एक स्कूटी पर सवार होकर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उस स्कूटी पर आगे की तरफ एक भारी भरकम बोरी रखी हुई थी। वो नौजवान उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में जवाहर पुल है। पुलिस ने उस फुटेज को जूम किया, बारीकी से देखा। स्कूटी की पहचान की गई। वो स्कूटी किसी और की नहीं बल्कि मृतक मिंकी शर्मा की ही थी और उस स्कूटी को चलाने वाला नौजवान कोई और नहीं बल्कि मिंकी का हमदर्द कलीग विनय राजपूत था। ये सबूत काफी था।
विनय, जो पिछले 24 घंटों से पुलिस और परिवार के साथ मिलकर मिंकी को ढूंढने का नाटक कर रहा था, असल में वही उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था। ये एक चौंकाने वाला खुलासा था। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे, लेकिन विनय एक शातिर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा था। पुलिस उसे सीधे पकड़ने के बजाय उसे एक जाल में फंसाना चाहती थी, ताकि वो भागने की कोशिश न करे या खुद को नुकसान न पहुंचाए। पुलिस ने एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। पुलिस अधिकारियों ने मिंकी के भाई से कहा कि आप विनय को फोन कीजिए और उसे कहिए कि पुलिस को खबर मिली है कि मिंकी ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास कहीं मिल गई है। पुलिस ने ये बात पूरी तरह साफ नहीं बताई, बस एक इशारा किया। मकसद ये था कि विनय को ये लगे कि पुलिस अभी भी अंधेरे में तीर चला रही है और उसे ये जानने की उत्सुकता हो कि आखिर पुलिस को क्या मिला है, क्योंकि विनय को तो पता था कि मिंकी मिल ही नहीं सकती, वो तो मर चुकी है। मिंकी के भाई ने ऐसा ही किया। उन्होंने विनय को फोन लगाया और कहा, विनय भैया, जल्दी आ जाओ, पुलिस कह रही है कि मिंकी ईदगाह स्टेशन के पास देखी गई है, हमें वहां जाना है। विनय, जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझ रहा था, इस जाल में फंस गया। वो ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, तुरंत मिंकी के भाई के पास पहुंचा। वहां से वे सब पुलिस के पास पहुंचे और जैसे ही विनय पुलिस के सामने आया, पुलिस ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने विनय को हिरासत में ले लिया। पहले तो विनय ने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें वो मिंकी की स्कूटी पर बोरी लाद कर ले जा रहा था, तो विनय टूट गया। उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विनय की गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई, उसने सबको सन्न कर दिया। ये कत्ल अचानक गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसकी साजिश कई दिन पहले रची गई थी। विनय ने पुलिस को बताया कि वो और मिंकी एक दूसरे को पसंद करते थे। दफ्तर में साथ काम करते करते उनके बीच नज़दीकियां बढ़ गई थीं। विनय मिंकी से बेइंतहा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसने अपने घर में भी बात कर ली थी, लेकिन मिंकी के घरवाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच विनय को शक होने लगा था। उसने नोटिस किया कि मिंकी का फोन अक्सर रात भर व्यस्त रहता था। विनय जब भी रात को कॉल करता, मिंकी का फोन वेटिंग में आता या बिजी आता। विनय को लगा कि मिंकी उसे धोखा दे रही है। उसे शक था कि मिंकी किसी और लड़के से बात करती है। विनय का प्यार धीरे धीरे एक जहरीले शक और जलन में बदल गया। उसे लगने लगा कि जिस मिंकी के लिए उसने इतना कुछ किया, जिस पर उसने पैसे लुटाए, वो अब उसके हाथ से निकल रही है। इसके अलावा पैसों का भी एक मामला था। विनय का दावा था कि उसने मिंकी को काफी पैसे दिए थे और अब जब मिंकी के भाई की शादी थी तो मिंकी ने उससे फिर से 1.5 लाख रुपयों की मांग की थी। विनय को लगा कि मिंकी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है, पैसे भी ले रही है और बात किसी और से कर रही है। उसके दिमाग में एक सनक सवार हो गई, अगर मिंकी मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं होगी। इस सोच के साथ उसने 17 जनवरी को ही मिंकी को मारने का प्लान बना लिया था। उसने बाजार जाकर एक लोहे की दुकान से नारियल काटने वाला एक बड़ा सा चॉपर खरीदा। उसने दुकानदार से कहकर उस पर एक्स्ट्रा धार लगवाई ताकि वार खाली न जाए। उसने दफ्तर के सीसीटीवी कैमरों के तार पहले ही निकाल दिए थे ताकि कोई सबूत रिकॉर्ड ना हो। 23 जनवरी को जब मिंकी ऑफिस आई तो विनय पूरी तैयारी में था। उसने ऑफिस बॉय को घर भेज दिया। जब वे दोनों अकेले रह गए तो उनके बीच बहस हुई और फिर विनय ने उसी नारियल काटने वाले हथियार से मिंकी पर हमला कर दिया। उसने एक के बाद एक मिंकी की गर्दन और शरीर पर 8 से 9 वार किए। मिंकी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद विनय ने वो किया जो कोई हैवान ही कर सकता है। उसने टीवी सीरियल्स और क्राइम शो देखकर ये सीखा था कि अगर लाश की पहचान मिटानी हो तो सिर और हाथ पैर गायब कर देने चाहिए। उसने मिंकी का सिर काट दिया, लेकिन जब उसने धड़ को बोरी में डालने की कोशिश की तो वो नहीं आया। फिर उसने मिंकी के पैर भी काट दिए। उसने लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक की पन्नियों में लपेटा और बोरी में भरा। सिर को उसने अलग से पैक किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसने दफ्तर के खून के धब्बे साफ किए। फिर वो मिंकी की ही स्कूटी पर वो बोरी और सिर लेकर निकला। उसने पहले सिर को नदी में फेंक दिया, फिर वो बोरी लेकर जवाहर पुल पर गया। उसका प्लान था कि वो बोरी को भी नदी में फेंक देगा, लेकिन वहां लगी लोहे की जालियों ने उसका रास्ता रोक लिया। बोरी भारी थी और वो उसे जाली के ऊपर से नहीं फेंक पाया। घबराहट में वो बोरी को वहीं जाली के किनारे छोड़कर भाग गया। उसे लगा कि शायद किसी की नजर नहीं पड़ेगी या पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी, और इसके बाद वो सीधा मिंकी के घर पहुंचकर उसके हमदर्द होने का नाटक करने लगा। विनय राजपूत ने सोचा था कि वो बहुत होशियार है। उसने सीसीटीवी खराब किया, उसने लाश की पहचान मिटाने की कोशिश की, उसने पुलिस के साथ मिलकर जांच में मदद करने का नाटक किया। लेकिन वो भूल गया कि अपराध की दुनिया में कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। एक स्कूटी, एक रास्ता और एक कैमरे की नज़र ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने मिंकी का सिर भी उसकी निशानदेही पर बरामद करने की कोशिश की। गोताखोरों को लगाया गया।
विनय राजपूत अब जेल की सलाखों के पीछे है और उस पर हत्या और सबूत मिटाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, कई बार हम उनके असली चेहरे को पहचान नहीं पाते। मिंकी शर्मा को शायद आखिरी पल तक ये यकीन नहीं हुआ होगा कि जिस इंसान के साथ वो रोज काम करती है वही उसकी जान ले लेगा। इस दुखद और आंखें खोल देने वाली कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं और क्राइम स्टोरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।